हेलो स्टूडेंट, हम आप लोगों को इतिहास में भारत और समकालीन विश्व इकाई 1 अध्याय पहले का ही दूसरा भाग है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का ही। यूरोप में राष्ट्रवाद एक ऐसी घटना है जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जो विशेषकर तानाशाही राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में उपलब्ध जो बुराइयां थी उनसे मुक्ति पाने के प्रयास में की गई थी। उन्हीं के परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक राष्ट्रों में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां आईं और इन क्रांतियों के माध्यम से ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसमें फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, सभी का योगदान माना जाता है, परंतु विशेषकर फ्रांस की क्रांति का योगदान माना जाता है, जिसके बारे में आपको पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है कि जब लुई 16वें के शासन में अराजकता बढ़ गई तो जो जितने भी रूसी जनता थी उन्होंने आंदोलन किया और अंत में लुई 16वें को उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई, एंटोनेट की, और लुई 16वें को फांसी दे दी गई। लेकिन आज हम बता रहे हैं आपको इस पाठ में कि इंग्लैंड की भी क्रांति हुई, उससे पहले हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड में भी जेम्स द्वितीय का शासन था 1688 में। और जेम्स द्वितीय जो है यह एक धार्मिक क्रांति थी, जिसे हम इसीलिए हम इसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं, जिसमें कोई रक्त नहीं बहा है, यानी कोई सैनिक विद्रोह के रूप में नहीं हुआ है। यह घटना है कि जेम्स द्वितीय जब शासक बना इंग्लैंड का, तो वह उस समय फ्रांस में लुई 14वें का शासन था और इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए वह प्रायः जेम्स द्वितीय जो है अनेक प्रकार के कर लगा के उसको जो है पूरा करता रहता था। वह लुई 14वें से प्राप्त धन और आर्थिक मदद के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के लोगों के ऊपर प्रताड़ना के कार्य करता था, परंतु प्रमुख जो कारण थे वह थे धर्म के रूप में भेदभाव करना। इंग्लैंड एक प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वालों का बड़ा केंद्र था, परंतु फ्रांस में कैथोलिक धर्म की अधिकता थी और लुई 14वें के वित्तीय मदद के परिणाम स्वरूप जेम्स द्वितीय भी अनेक ऐसे राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन किए जिससे
प्रोटेस्टेंट धर्म वालों को मानने वालों की अधिकता राष्ट्र में रहते हुए भी उनको अधिकारों से वंचित किया जाने लगा, जिसके परिणामस्वरूप वह विद्रोह के लिए तत्पर हुए। जैसे अनेक कारण हैं, जिनमें पहला कारण है कि सरकारी नौकरियों में कैथोलिक धर्म वालों को ही उच्च पदों पर रखा जाने लगा। और इसके अतिरिक्त संसद यदि इस पर कुछ कार्य करना भी चाहती थी तो जेम्स द्वितीय ने संसद के अधिकारों में भी कटौती कर दिया, जिससे संसद एक मूक दर्शक के समान बनी रही। उसने एक धर्म संसद की स्थापना की, जिसने कैथोलिक धर्म के विरुद्ध जाने वालों को सजा सुनाई जाने लगी। अनेक ऐसे कार्य किए उसने, जिससे जो है इंग्लैंड की जनता परेशान हो गई। जेम्स द्वितीय की पहली पत्नी जिसकी एक पुत्री थी, मैरी थी। मैरी की माँ जो थी वह प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी, और उसकी शादी जो है हॉलैंड के राजकुमार विलियम से हुई। और सब लोग ये चाहते थे, इंग्लैंड के लोग, क्योंकि दूसरी पत्नी से कोई इसको संतान नहीं थी, इसलिए लोग चाहते थे कि मैरी ही अंत में शासक बनेगी। इसलिए उसके शासक उनको जो है झेल रहे थे सब इंग्लैंड वाले। परंतु जब जेम्स द्वितीय को पुत्र हुआ तो लोगों का धैर्य टूट गया और लोग विद्रोह करने पर आतुर हो गए। और अंत में मैरी और विलियम को शासन के लिए इंग्लैंड में आमंत्रित किया गया लोगों द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा। और जब 5 नवंबर सन 1688 ईस्वी को इंग्लैंड के टोरंटो बंदरगाह पर मैरी और विलियम आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया। और जेम्स द्वितीय के जो सेनापति थे उस समय वो भी जो है विद्रोह में आ गए, जिससे यह घबरा कर बिना युद्ध किए भाग गया इंग्लैंड से। और 22 जनवरी सन 1688 को मैरी और विलियम्स को इंग्लैंड का शासक स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार यह एक क्रांति ऐसी थी जिसमें किसी प्रकार की सैनिक क्षति नहीं हुई थी, सैनिक युद्ध नहीं हुआ था। इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति या महान क्रांति के नाम से जानते हैं। यह एक राष्ट्रवाद का सुंदर उदाहरण है कि इसमें तानाशाही शासन से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने आंदोलन किया, और एक ऐसा शासक जो कई वर्षों से शासन कर रहा था, जिसके वंशज लगभग 200 वर्षों से इंग्लैंड पर शासन कर रहे थे, उसको आसानी से उसके शासन से मुक्ति जनता को प्राप्त हुई। धन्यवाद। इसी में आपको एक प्रश्न बताया जाएगा, आप उसको जो है आंसर उसका लिखिएगा। इंग्लैंड की क्रांति के कारण क्या थे, इंग्लैंड की क्रांति के परिणाम क्या हुए, इसके आप आंसर लिख के दिखाइएगा, फिर हम उसको बताएंगे। धन्यवाद।